हेलो हेलो सौरभ, मोहित। कैसे हैं आप? बस प्रणय चल रही है। तुम बताओ। सौरभ, इस हफ्ते क्या डिस्कस किया जाए अपने बाई टू वाले एपिसोड में? मेरे विचार में घटनाएं तो बहुत सारी हुई हैं इंटरेस्टिंग। लेकिन दो घटनाएं हैं जो कि थोड़ी लगती अलग अलग हैं पर मिली जुली हैं। हम्म। हम्म। एक तो ये रिहाना का किस्सा, वो तो हिंदुस्तान में सब लोग देख रहे हैं, है ना। हाँ। रिहाना ने विदेश मंत्रालय को भी हिला के रख दिया। ठीक है। और सौरभ, दू- उन्होंने तो कुछ ट्वीट भी नहीं किया, सिर्फ लिखा कैन वी डिस्कस दिस और कैन वी टॉक, व्हाई आर वी नॉट टॉकिंग अबाउट दिस। उसमें इतना बवाल हो गया। हाँ हाँ, जबरदस्त बवाल भाई। 10 करोड़ लोग फॉलो करते हैं ना ट्विटर पे, तो मुझे लगता है एक ना हिंदुस्तान में शायद अगर आपके ट्विटर में 1 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर हैं तो आपको एक देश का दर्जा दे दिया जाता है। हाँ। हाँ। तो आप कुछ भी बोल नहीं सकते। हम्म। तो डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव हो गया। हाँ। दूसरा, ये यूएस में गेम स्टॉप वाला एक एक्शन हुआ, और दोनों के दोनों एक तरह से जिसको बोलते हैं एक सोशल नेटवर्किंग का केस स्टडीज हैं बेस एकदम। और हम्म। हम लोग जिसको हम अक्सर डिस्कस करते हैं, अंग्रेजी में हम बोलते हैं रेडिकली नेटवर्क सोसाइटीज, शायद हिंदी में बोल सकते हैं कि समाज का घना जाल। हम्म। क्योंकि अब समाज का जाल बना हुआ ही है हमारा हम्म। आपस में, जो हमारा ताना बाना है एक दूसरे से कनेक्शन का, वो जाल घना होता जा रहा है। हम्म। ठीक है। पुराना क्रोशिया जैसा था, अभी थोड़ा ऐसा सूत और सिल्क जैसा होता जा रहा है। हम्म। ठीक है। हम्म। तो एकदम जो ये घना जाल है, उसके वजह से क्या क्या होता है, तो ये चीज इंटरेस्टिंग है। ये दोनों चीजों में ये घना जाल है। हम्म। बिल्कुल। और ये दोनों चीजें अब बता रही है कि ये जो घना जाल है, ये हमारे राष्ट्र का जो सेटअप है, या फिर जो स्टेट, जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जिसे स्टेट कहते हैं, उसे अलग अलग तरीके से चैलेंज कर रहा है। तो हम्म। ये एक हम्म। चैलेंज हो गया जो प्रोटेस्ट में पहले भी हो रहा था, वो अरब स्प्रिंग से चला आ रहा है। तो हम्म। वो एक चैलेंज था, और अब ये फिनेंशियल सेक्टर में भी आ गया है। और हम लोगों ने देखा जो गेम स्टॉप वाला है, वो फाइनेंशियल सेक्टर को चैलेंज कर रहा है। वैसे ही हम लोग शायद क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड भी एक कह सकते हैं, वो भी चैलेंज कर रहा है स्टेट को। लेकिन वो बिल्कुल। एकदम डायरेक्टली रेडिकली नेटवर्क सोसाइटी नहीं कह सकते, पर वो भी एक अलग चैलेंज आ रहा है स्टेट को। तो अच्छा रहेगा इसके ऊपर डिस्कस करना। बिल्कुल। तो शुरू गेम स्टॉप से करते हैं, वो उसके बाद फार्म वाले पे आते हैं। तो गेम स्टॉप वाला बड़ा इंटरेस्टिंग था। यूजुअली गेम स्टॉप एक गेम बेचने वाली कंपनी है जो कि मॉल्स वगैरह में गेम बेचती है। हाँ, वो तो अब कोरोना में फिजिकल हाँ गेम्स जैसे रहते थे ना, वो हाँ 80-90 के टाइम पर हम लोग खेलते थे हाँ, गेम्स। पुराने जमाने वाले जो हाँ। गेम्स, जो फिजिकल गेम्स होते हैं। हाँ। तो और शायद सीडीज वगैरह भी, डीवीडीज भी। तो अब लेकिन ये कि जैसे कोरोना की वजह से सारे मॉल बंद है, तो पता है कि उनका धंधा तो डूबना ही है। हम्म। तो एक किसी इन्वेस्टमेंट फंड ने उसके ऊपर में दाम लगा लिया कि ये तो डूब ही रहा है, तो इसको हम शॉर्ट करेंगे, है ना। हम्म। शॉर्ट मतलब कि अब हम उनको हम इस चीज पे बेट करेंगे कि ये स्टॉक नीचे जाना ही जाना है। हम्म। ठीक है। अब ये अब ये ना कभी कभी उल्टा भी होता है। जैसे अक्सर जो है लोग जो हैं, खूब सारी जनता, यूजली जनता को ही बेवकूफ बनाती है मार्केट में। ठीक है। तो जो हेज फंड्स वगैरह अक्सर देखते हैं कि जनता का क्या ट्रेंड जा रहा है, और फिर वो उसके अगेंस्ट बेट करते हैं, खूब सारा पैसा लेकर के, और पैसा बनाते हैं अक्सर। हम्म। यहाँ ऐसे जैसा होता है ना, पासा उल्टा पड़ गया। हम्म। रेडिट एक जो सोशल नेटवर्किंग साइट है, वहां के एक ग्रुप को भनक लग गई कि ये एक हेज फंड गेम स्टॉप के स्टॉक्स को नीचे जाने के ऊपर बेट कर रहा है। हम्म। तो उन्होंने कहा ये बात, अब हम्म। हम इसको नीचे जाने नहीं देंगे। हम्म। ठीक है। हम्म। और खूब सारे लोगों ने मिल करके डिसाइड किया कि हम ये स्टॉक खरीद के इसकी प्राइस को ऊपर ही रखेंगे। हम्म। और वो मल्टी बिलियन डॉलर का हेज फंड जो है वो बैंकरप्ट हो गया इस चक्कर में। तो ये हम्म। मतलब दुनिया के फाइनेंशियल इतिहास में पहली बार हुआ है हम्म। कि कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स जो है, उन्होंने मिल करके एक बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की वाट लगा दी। हम्म। बिल्कुल। ये बहुत बहुत ही दिलचस्प बात है। तो इसको थोड़ा अनपैक करते हैं, थोड़ा हम्म। थोड़ा एक एक
पार्ट इसका डिस्कस करते हैं। तो पहले जो शॉर्ट है, थोड़ा शॉर्टिंग समझा देते हैं हम लोग। तो हम्म, शॉर्टिंग में क्या होता है, जैसे कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, अक्सर हम लोग शेयर्स में जब इन्वेस्ट करते हैं, रिटेल इन्वेस्टर हम लोग इसीलिए इन्वेस्ट करते हैं कि हम लोगों को लगता है कि इस शेयर की स्टॉक की कीमत बढ़ने वाली है। बढ़ेगी। लेकिन आप उल्टा भी कर सकते हैं, आप ये भी दावा लगा सकते हैं कि इसकी कीमत घटने वाली है और उस पर भी पैसा बना सकते हैं। ये कैसे होता है? बिल्कुल। तो जैसे आप मान लीजिए किसी एक कंपनी का शेयर है 10 रुपए का, ठीक है? तो आप क्या करते हैं कि आप किसी बोरोअर, किसी से आप उधार में ले लेते हैं वो एक शेयर। तो ठीक है, आपने एक शेयर उधार में लिया, 10 रुपए में लिया वो शेयर, और आप इमीडिएटली आपने बेच दिया वो मार्केट में। तो आपको वापस 10 रुपए मिल गए, लेकिन आपको वो शेयर वापस करना है आपके जो जिससे आपने उधार पे लिया है। ठीक है, तो अब आपने बेट लगाई है कि ये शेयर की कीमत तो घटेगी ही घटेगी। तो मान लीजिए एक्चुअल में अगर घट गई बात, तो अगर 10 रुपए से वो शेयर की कीमत हो गई 2 रुपए, तो आप क्या करेंगे? जब 2 रुपए होगी तो आप वापस एक शेयर खरीद लेंगे, और वो आप अपने जो जिससे खरीदा था उसे वापस लौटा देंगे वो शेयर। तो आपने 8 रुपए कमा लिए, है ना? 10 रुपए बिल्कुल। आपने लगाए थे, पहले खरीदे थे, और वो तो वापस मिल गए आपको, और आप मतलब आपने 8 रुपए का और मुनाफा कमा ही लिया, है ना? तो ये हो गई शॉर्टिंग की बात। अब इसमें नुकसान क्या है? आपने दावा लगाया था कि शेयर की कीमत घटेगी। अगर शेयर की कीमत बढ़ती रही तो आप पोटेंशियली अनलिमिटेड लॉसेस में जा सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल, मान लो 100 रुपए हो गई तो 90 रुपए का नुकसान हो गया। हाँ, हाँ, तो हम्म, ऐसा हो सकता है, आपने 10 रुपए का दावा लगाया था पर आपको पे करने पड़ेंगे 90 रुपए, 90 रुपए। ऐसा हो सकता है। हाँ। तो शॉर्टिंग इसलिए बहुत खतरनाक चीज होती है, और जो दिग्गज लोग हैं वही करते हैं इसके ऊपर। रिटेल इन्वेस्टर तो जनरली दूर ही रहते हैं। तो ठीक है, तो जनरली शॉर्टिंग जरूरी है मार्केट में। जैसे कि ऐसा नहीं है कि लोग हमेशा सोचेंगे कि मार्केट कीमत में बढ़ ही हर रही है। चीज की कीमत बढ़ेगी। तो हेज फंड्स जो प्रोफेशनली ये सब करते हैं वो तो शॉर्टिंग करते ही हैं, उन्हें इतनी नॉलेज होती बिल्कुल। है। तो एक हेज फंड ने ये भी किया था, गेम स्टॉप की, उनकी अपेक्षा थी कि स्टॉक प्राइसेस कम होंगे, और जैसा कि आपने कहा, ये जो रेडिट पे एक सब रेडिट था, वॉल स्ट्रीट बेट्स, इसमें हम्म, सब लोगों ने सोचा कि अब इनको हम सबक सिखाएंगे। हम सब हम्म, लोग एक मिडिल क्लास वाले लोग हैं, और हम सब लोग छोटे लोग हैं, और ये वॉल स्ट्रीट वाले जो 1% लोग हैं जो लोगों का खून चूसते हैं, उनको सबक सिखाएंगे। ऐसी एक हाँ। मतलब पहचान बन गई थी, है ना? और उस हम्म। पहचान के जरिए उन्होंने मोबिलाइज किया, और लोगों ने अपने पैसे लगाए। सौरभ, ये सबसे बड़ी बात है। कहने के हाँ, लिए तो अच्छे क्या, अच्छे ट्विटर पे कुछ और भी कहते हैं। पैसे लगाए और बनाए भी। मतलब हाँ, जो जो इस चीज को लीड कर रहे थे, और किसी की असली आइडेंटिटी ठीक से पता भी नहीं, कुछ कुछ तो ऐसे अनोनिमस हैंडल हैं ज्यादातर। मतलब $50,000 डाल के उन्होंने $20 मिलियन बनाया। हाँ, लोगों ने अपने लोन पे कर दिए, स्टूडेंट लोन जो थे वो हाँ, भरपाई हाँ। कर दी सब। तो हाँ, तो ठीक है, तो और इसमें सबसे मजेदार मुझे चीज ये लगी कि वो कंपनी सही में गड्ढा ही है। हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली उनका बिजनेस तो बंद है। ऐसा नहीं था कि कोई वो हेज फंड जो है किसी अच्छी कंपनी को शॉर्ट करके डुबोने की कोशिश कर रहा था कुछ। अरे भाई, मॉल बंद है तो कंपनी का धंधा बंद ही है, तो हम्म, शेयर नीचे लाजिम है, जाना ही जाना है। हम्म, लेकिन ये लड़ाई हुई, उसका कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं था। उसका बस ये जिसको बोलते हैं कि एक कंपनी और दूसरी तरफ खूब सारे छोटे लोगों का घना जाल। बिल्कुल। तो इसमें यही दिलचस्प बात थी सौरभ की। एक तो लोगों ने उस हेज फंड को एकदम घुटनों पर ला दिया। पर दूसरी बात यह है कि इसमें रेडिकली नेटवर्क सोसाइटी कैसे बात जुड़ती है। एक हम लोग जैसे हम लोगों ने तक्षशिला में इसकी परिभाषा इस तरीके से दी थी कि ये एक लोगों का घना जाल है, जिसमें तीन चीजें मिल रही हैं एक साथ। एक तो है स्केल मिल रहा है जो आपको खूब सारे इंटरनेट लोग से होने मिलता चाहिए। है, बहुत फैला होना चाहिए, बहुत घना होना चाहिए। तो ये पहले भी होता था, पर इंटरनेट की वजह से बहुत ज्यादा और चांसेस हो गए हैं। दूसरी चीज होती है, एक आपको वजह या इमीडिएट वजह या कारण होनी चाहिए जिसकी वजह से लोग एकदम मोबिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक राजनैतिक कारण हो गया।
और तीसरी बात होती है एक सामाजिक कारण जो होता है पहचान से बनता है, मतलब एक पहचान होनी चाहिए जिससे आप अपने आप को कह सकते हैं कि हम हैं और ये जो है वो एक विलन है, वो हमसे अलग है, इसके अगेंस्ट हमें कुछ करना है। तो ये तीन चीजें, एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट, मतलब एक राजनैतिक कारण, एक आपको होना चाहिए सामाजिक पहचान, और तीसरा होना चाहिए स्केल, जो डेप्थ दे सके आपको। ये तीन जब मिल जाते हैं तब हो जाती है एक रेडिकली नेटवर्क सोसाइटी, राइट। और इस जगह पर भी वैसे ही हुआ। अब आप देखिए इसमें भी हम लोग देख सकते हैं, एक तो इंटरनेट की वजह से मोबिलाइज हुआ था, और दूसरा इसमें जो सामाजिक पहचान थी वो यही बनी कि ये पहले से चल रहा है ना कि वॉल स्ट्रीट वाले हाँ, लोग खून कि वॉल चूसते हैं स्ट्रीट वाले बेईमान बेईमान बड़े लोग और फायदा उठाते रहते हैं सब अपनी फाइनेंशियल एक्सेस का, और हम छोटे लोग जिनको हमेशा पिसना पड़ता है। हाँ, और वैसे भी देखिए ये ऐसा नहीं है कि ये लोग जो थे रेडिट पे वो एकदम ही गरीब लोग हैं, गरीब तबके गरीब के लोग, लोग। हाँ हाँ हाँ। बिल्कुल, मतलब जिसने $50,000 लगाए वो ऐसा गरीब आदमी नहीं होगा ना। हाँ वही, और जैसे कार्तिक के एपिसोड ने उन्होंने बताया था हमें कि हर कोई आदमी समझता है मैं मिडिल क्लास हूँ, है ना, कितना भी पैसा बिल्कुल हो उनके। तो ये लोगों को लगता है कि हम लोग तो मिडिल क्लास है। और मतलब यूएस में भी रिटेल इन्वेस्टर बहुत कम है सौरभ, मतलब हम्म, कुछ 10% के करीब होंगे उनके, और उनकी उसमें आबादी भी के। उतने से कम लोग इतना इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो और भी कम होंगे। लेकिन खैर बिल्कुल, जो भी हो, उन लोगों को लगता है कि हम लोग एक मिडिल क्लास थे और लेकिन वॉल इनमें तो स्ट्रीट खैर वाले थे। फर्क था। अब देखो, ये जो एटलीस्ट रेडिट वाले लोग थे, ये 50-50 हजार डॉलर वाले थे, हम्म। है ना। वो उनका सारा पैसा भी मिला लो तो वो हेज फंड के 2-3 बिलियन डॉलर से तो बिल्कुल कम ही था, फिर भी हम्म। उन्होंने हाँ। तो वो तो कंपैरिजन में छोटे थे, हम्म। एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं बोल सकते, कंपैरिजन में छोटे थे। बिल्कुल। तो मतलब एक्चुअल में छोटे थे या नहीं वो तो ऑर्थोगोनल है इस चीज से, उससे उसका हाँ कोई बिल्कुल संबंध ही नहीं। लोगों को क्या लगता है उस पर डिपेंड करता है ना। तो इसमें एक बिल्कुल। पहचान पहले से, एक नैरेटिव चल रहा है, वो वॉल स्ट्रीट प्रोटेस्ट के टाइम से, जब वी आर द 99% वगैरह ऐसे नारे आए थे, हम्म, तब से चल हम्म, रही है ये बात कि वॉल स्ट्रीट वाले हमारा खून चूसते हैं और हम लोगों को मिलना है और इन लोगों को सबक सिखाना है। तो ये एक बिल्कुल पहचान थी जो यहाँ पर उनको और तवज्जो मिल गई उस पहचान के और जाने के लिए। तो ठीक है, एक ये। और इमीडिएट कारण क्या बना, वो ये गेम स्टॉक भी बना, और मतलब गेम में इंटरेस्ट था ये मेनली। कोई एक काफी फेमस इन्वेस्टर है, उन्होंने गेम स्टॉप के शेयर कुछ दिनों पहले ही खरीदे थे, तो अच्छा। उन लोगों को बोर्ड पे भी लाया था गेम स्टॉप ने, तो थोड़ी अटेंशन थी इस विषय पे। और एक हम्म, हेज फंड लोगों को मिल गया कि हेज फंड जिसने इन्वेस्ट किया था इस पे, तो हाँ ये एक कारण बन गया जिससे कि वॉल स्ट्रीट को निशाना बनाया जा सके उसके ऊपर। बिल्कुल। और इसमें ये डिजिटल वाली चीज, मतलब अगर लोग ऐसा सोचें कि खूब सारे लोग हों एक साइड, तो सिर्फ उससे काम नहीं बनता है। ये हम्म। बिना इंटरनेट के घना जाल नहीं हो सकता। तो हम्म। क्योंकि खूब सारे लोग इकट्ठे हो जाएं तो भीड़ बनती है। हम्म। तो भीड़ की भी अपनी पावर है, हम्म। लेकिन भीड़ से बहुत ज्यादा पावर है जब वो भीड़ नेटवर्क्ड हो। हम्म। हम्म। तो इसीलिए भीड़ के हाथ में व्हाट्सएप दे दो और स्मार्टफोन दे दो तो उसकी पावर अलग है, और हम्म। भीड़ को सिर्फ एक झुंड में खड़ा कर दो तो उसकी पावर, मतलब वो पिछले शताब्दी शताब्दी की पावर है, और ये अब इस शताब्दी की पावर है। हाँ, नहीं ये अच्छी बात है। एक्चुअली मेन पॉइंट ये है कि लोगों को एक दूसरे से संचार होना जरूरी है। भीड़ बिल्कुल। में तो संचार नहीं होता ना, हम लोग फिर हाँ, भी पर अगर यूजली आप। कोई एक नेता होगा और वन टू मैनी होगा। हाँ। लेकिन एक एक नेता पूरी भीड़ को कंट्रोल कर रहा होगा या इधर ले जा रहा होगा, या भीड़ का भी कुछ अपना मूड बन जाता है जैसा हम्म। भी। लेकिन ये जो चीज है जिसमें भीड़ में सब लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, हम्म। हम्म। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बिल्कुल। और इंटरनेट की वजह से एक और है, एक तो स्केल मिलता है, मतलब आप समझ लीजिए यूएस में भी लोग एक जगह तो नहीं थे, बिल्कुल एक तो कई जगह थे, फिर भी वो लोग एक दूसरे से इंस्टेंटली बात कर सक रहे थे और कोऑर्डिनेट कर सकते, ये एक बात है। दूसरा, इंटरनेट की वजह से जो बाकी दो हिस्से हैं, एक जो राजनीतिक कारण और एक जो सामाजिक पहचान,
वो भी बन सकती है, मैन्युफैक्चर की जा सकती है ना। तो बिल्कुल। इंटरनेट पर हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, नैरेटिव एक माहौल बना सकते हैं कि वॉल स्ट्रीट वाले लोग खराब है या हम लोग मिडिल क्लास है, जो भी है। तो आप ये पहचान को ओवर टाइम एक मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, एक पावरफुल सा सामाजिक एक अपनी पहचान बना सकते हैं। दूसरा, बिल्कुल। एक कारण को भी आप इजाद कर सकते हैं, कोई भी कारण इजाद कर सकते हैं और लोगों को एक साथ ला सकते हैं। तो ये एक नई बात थी और हम लोग इससे 2016 से इस पर लिख रहे हैं, पर इस बार ये फाइनेंशियल मार्केट में भी पहुंच गया, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात तो इसमें ये थी सौरभ कि लोगों ने अपना पैसा लगाया, मतलब बोला हम्म, नहीं, हम्म, लोगों ने पैसा हाँ लगाया और सच में करके दिखाया। तो ये एक जो राष्ट्र है, हमारा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, इसको बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन मुझे नहीं लगता स्टेट को कोई डरने की बात है। मुझे लगता है स्टेट तो बहुत पावरफुल है और वो कुछ ना कुछ चीजें करके ऐसी चीजों को दबाने की कोशिश जरूर करेगा। लेकिन कुछ पता नहीं चलता। अब जैसे जॉर्ज सोरोस वर्सेस बैंक ऑफ इंग्लैंड की पुरानी कहानी है। हम्म। अब जिसमें उसने बैंक ऑफ इंग्लैंड की वाट लगा दी थी, और लेकिन अब फ्यूचर में वैसी कहानी बन सकती है, कोई सब रेडिट वर्सेस आरबीआई, और फिर क्या होगा? हम्म। कभी किसी कभी एक ग्रुप ने मिलकर के रुपए की वाट लगा दी तो हम्म। ऐसा हो सकता है प्रणय। हाँ, ऐसा हो सकता अ, है, पर एक बार होगा उसके बाद स्टेट कुछ ना कुछ तरीका ढूंढेगा ही इससे निपटने के लिए। शायद। आई मीन क्यों? मेरे, हाँ, लेकिन कुछ चीजों में ना प्रणय, मतलब आप स्टेट तरीका ढूंढ सकता है, लेकिन बहुत अपना नुकसान करके। वो है। आपको मार्केट बंद करने पड़ेंगे, अपनी रेपुटेशन खराब करनी पड़ेगी, क्योंकि स्टेट के पास तो कमी नहीं है चीजों की। और हम्म। ऐसा भी नहीं है कि आप सिर्फ हिंदुस्तानी लोग हैं तो उन पे रेड मारना शुरू कर दो, ये कर दो। अरे ये हम्म। चीज, ये लोग कोई भी हो सकते हैं ना। हाँ। हाँ। ये बंधे थोड़ी हैं कि सिर्फ भारतीय लोग करेंगे। बिल्कुल। तो वो है, हाँ। किस तरीके से इसका, मतलब ये तो है कि एक चैलेंज तो दे रहा है स्टेट को नए नए तरीके से, हम्म, पर और स्टेट इसका अभी तक आप देखें तो इस चीज का रिस्पांस स्टेट के पास अच्छा है नहीं। वो एकदम मतलब क्रूड टाइप के तरीके हैं, जैसे कि इंटरनेट बंद कर दो या फिर हम्म, लोगों के अकाउंट बंद कर दो सोशल बिल्कुल। नेटवर्क्स पर, या फिर मतलब पुराने जो तरीके थे ना, ऐसे झूठे मैसेज कर दो या फूट डाल दो लोगों में, उसी टाइप के तरीके हैं। तो स्टेट वो सब ट्राई करेगा, पर स्टेट के पास यही है कि वो सेमी परमानेंट है, स्टेट के थका सकता हाँ, है लोगों को। हाँ, हाँ, ये बात ठीक है। तो यही यही चीज प्रणय, अभी फार्मर प्रोटेस्ट में भी एक जबरदस्त, जिसको कहते हैं ट्विटर पे ठंडा, मुझे लगता है नूरा कुश्ती जिसको बोलते हैं ना, तो हाँ। ट्विटर पे हो गई कि नूरा कुश्ती नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि दोनों आपस में ऐसे शायद, आई मीन एक तरह से मिले जुले भी हैं। उस पे बाद में आएंगे, लेकिन वहां पे तुमको ये क्या, ये जो घने जाल वाली जो तुमने तीन चीजें बताई, वो उसमें कैसे दिखती हैं हाँ, तो रिहाना वाले इसमें संदर्भ में? बिल्कुल, तो उसमें भी आप देखेंगे उसी टाइप का एक उसी टाइप का एक माहौल बन गया है। एक तो चीज थी, बिल्कुल ये पहले तो इंटरनेट की वजह से ही हो रहा है, ट्विटर पे हो रहा है। और रिहाना तो यूएस में, ग्रीटा थनबर्ग स्वीडन पता नहीं कहाँ पर से ट्वीट कर रही थी, पर वो लोग इस फार्मर प्रोटेस्ट से जुड़ गए और उस उन्होंने बस कुछ ट्वीट किया तो उस, और ग्रीटा थनबर्ग ने तो ये भी बोला कि किस तरीके से प्रोटेस्ट करना है लोगों को, उसके बारे में भी ट्वीट किया। तो उसकी वजह से एक इंटरनेट वाला एलिमेंट तो है ही, साफ दिखता है। दूसरा, आइडेंटिटी का जो एंगल है, वो आइडेंटिटी का एंगल वापस यही इसी तरीके से आ रहा है कि जो स्टेट है वो इलिबरल है, वो लोगों को प्रोटेस्ट नहीं करने दे रहा है, लोगों को आंदोलन जो कर रहे हैं, जो हर जो किसान, जो आम आदमी है, उसे रोक रहा है ये स्टेट। तो ये एक फीलिंग है ही, काफी जगह चल रही है। तो उस वो जुड़ गया। और तीसरा जो था इमीडिएट कारण, तो जो सरकार कर रही है फार्मर प्रोटेस्ट को जैसे मैनेज कर रही है या मिस मैनेज कर रही है, वो एक इमीडिएट कारण बना। तो इन तीन चीजों को लेकर ये बड़ा सा आंदोलन से जुड़ा हुआ एक रेडिकली नेटवर्क सोसाइटी खड़ा हो गया। बिल्कुल। मतलब शायद वो, अगर वो बड़ा सा बॉर्डर टाइप नहीं बनाया होता सिटी के अंदर में, वो फोटो की वजह से ही क्या कहते हैं इतना बड़ा बवाल हुआ उस समय, जबकि सरकार ने ऐसा कुछ किया नहीं था, क्योंकि थोड़ा वो अनप्रेसिडेंटेड है। मतलब वो इंटरनेशनल बॉर्डर भी उतना खतरनाक नहीं दिखता जैसे सरकार ने दिल्ली के अंदर बना दिया है।
हम्म 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 तो उसको देख करके मतलब वो थोड़ी शॉकिंग इमेज है जिसने लोगों को आई थिंक अट्रैक्ट किया अचानक से। हाँ लेकिन मेरे को पता है इसमें एक और भी चीज लगी प्रणय। मैं ये सोच रहा था कि पहले तो मैं सोच रहा था ठीक है, रिहाना ने या ग्रेटा थनबर्ग ने बोल दिया तो हमको क्या जरूरत है कुछ उसका जवाब हम्म देने की। हाँ ठीक है, मतलब बोल दिया ठीक है, बोल लो। यहाँ हम्म तो ऐसा कुछ नहीं कि हमने कोई स्टॉक खरीद के रखा हुआ है और उससे कोई प्रॉब्लम है, वैसा तो नहीं था। तो कोई चीज को बड़ी इसलिए भी बनती है क्योंकि आप उसको रिस्पॉन्ड करते हो। हम्म अगर हम उसको नहीं रिस्पॉन्ड करते तो क्या हो जाता मेरे को। हम्म, बिल्कुल तो बिल्कुल। हम्म मेरे को लेकिन लगता है कि वो रिस्पॉन्स शायद इसीलिए किया गया क्योंकि दूसरी साइड भी चाहती है कि उसको बड़ा किया जाए। हम्म हम्म क्योंकि उनका तो जैसे तुमने बोला फार्मर प्रोटेस्ट से इन लोगों को क्या मतलब, उनको पता भी नहीं होगा कि फार्मर यहाँ क्यों कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, और और उससे आप कोई मतलब देखिए भी है कि नहीं। एक्चुअली ग्रेटा थनबर्ग जिन कारणों को का जनरली प्रचार करती है, ये फार्मर्स से रिलेटेड जो चीजें हैं वो तो एकदम उसके विपरीत है ना। मतलब हाँ जैसे हाँ हम लोग बिल्कुल। पैडी ग्रो कर रहे हैं पंजाब में जहाँ पानी नहीं है, और वो तो हाँ क्लाइमेट हाँ, एक्टिविस्ट है। हर चीज जो हो रही है वो एक्चुअली उसके विपरीत है, पर उनको क्या लेना देना उनको तो। क्या लेना देना। हाँ, वो हमारा वो पैडी, वो तुमने बहुत अच्छा प्रणय लिखा है। मेरे ख्याल से हमको अपनी ऑडियंस को भी वो बताना चाहिए, तुम अपना लिंक डालना। तो हम्म प्रणय ने एक बड़ा अच्छा एनालिसिस किया था कि कैसे ये पॉलिसीज जो है ना उल्टी सीधी, जिनकी वजह से हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो पहले तो वहां के फार्मर जो है, आई मीन आप दो तीन कारण एक साथ देखिए। पहले फार्मर्स, ये पहले स्मॉग क्यों होता है हम्म, दिल्ली में, वहां से शुरू करते हैं। तो हाँ स्मॉग इसलिए होता है क्योंकि एक फसल और दूसरी फसल के बीच में समय बहुत कम होता है। एक पर्टिकुलर डेट है, उसके बाद में अगर आप अपनी पैडी रखेंगे तो सरकार आपकी पैडी हटा सकती है। सरकार ने एक डेट लगा रखी है कि भैया इस डेट के बाद में आप पैडी जो है नहीं रख सकते नर्सरीज में। हम्म अच्छा, तो वो क्यों किया है सरकार ने? क्योंकि भाई मॉनसून से पहले सरकार चाहती है कि आप अपनी प्लांटेशन कर लें, वरना जो किसान है वो ट्यूबवेल बहुत चलाते हैं तो पानी बहुत जा रहा था, तो वाटर टेबल बहुत नीचे जा रहा था। तो इसके लिए सरकार ने बोला नहीं भैया ऐसा मत करो। अब भाई वो वाटर टेबल बचाने के चक्कर में उन्होंने सारे फार्मर्स को फोर्स कर दिया कि एक थोड़े से टाइम में अपनी पूरी की पूरी कटाई और ग्राउंड प्रिपरेशन कर लो। तो उसको जलाने के अलावा कोई तरीका ही नहीं, और सारी फसल एक साथ जलती है और उसके धुएं से दिल्ली में सबका गला खराब हो जाता है और फेफड़े खराब हो जाते हैं। हम्म, ठीक है, तो क्या सोचा था, पानी बचाना है, और उसकी वजह से क्या हुआ, दिल्ली के लोगों के फेफड़े खराब हो गए। हाँ ठीक है, और अब उससे पहले आते हैं कि लोग उगाही क्यों, पानी ज्यादा जाया ही क्यों हो रहा था? हम्म क्योंकि सरकार ने ही लोगों को पहले अनकरेज किया कि भाई हम आपको ज्यादा पैसे देंगे हम्म मिनिमम सपोर्ट प्राइस में, आप वीट की जगह राइस उगा लो, तो गेहूं की जगह चावल उगाओ। तो अब भाई ज्यादा पैसे दोगे तो लोग चावल उगाएंगे ही ना। तो हम्म आपने क्यों बोले थे? तो क्यों? क्योंकि उस टाइम पे शायद चावल की कमी थी, हम हम्म इंपोर्ट कर रहे थे चावल। हम्म, तो चावल के इंपोर्ट से बचने के लिए हम दिल्ली के फेफड़ों पे आ गए। हाँ ठीक है। हाँ, वही तो हम लोग जो कहते हैं ना सौरभ की ये सिस्टम थिंकिंग हम लोगों ने पिछले बाई टू में डिस्कस की थी, वो सबसे जुड़ा हुआ है ये। कि इसीलिए जब हम कहते हैं कि सरकार का जो इंटरवेंशन है, सरकार अगर अपना रोड़ा अड़ाए मार्केट में तो उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होता है, उसका अब ये नजरिया आप देख सकते हैं कैसे हुआ है। जो हम्म 1960-70 में जो ग्रीन रेवोल्यूशन था, और वो जरूरी था तब, है ना। उस टाइम पर हम लोगों को और प्रॉब्लम्स थी तो वो तब ठीक करना जरूरी था, लेकिन उसका अब 40 साल के बाद ये इफेक्ट हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म और मुझे यही लगता है कि ये फार्मर प्रोटेस्ट में हम भूलते हैं कि मतलब ये 40 साल का जो चीज है उसको एक दिन में हम ठीक भी नहीं कर सकते ना। तो उसके लिए एक अनवाइंडिंग का भी कुछ प्रोसेस बनाना पड़ेगा। तो आई थिंक ठीक है, फाइनली सरकार को मेरे ख्याल से फार्मर लोग मजबूर करेंगे सोचने के लिए। हाँ तो उसका वो तो कर हो ही जाएगा। हाँ अच्छा, तो वापस आते हैं मेन बात पे। तो ये सरकार ने रिस्पॉन्ड क्यों किया? मेरे को क्या लगता है कि अभी फार्मर्स ने तो एक्चुअली सी, इसमें मेन आवाज फार्मर्स की है। हम और आप बोल रहे हैं हमको क्या मतलब फार्म लॉ। इनफैक्ट मैं तो जिन फार्मर्स को भी जानता हूं यहाँ पे, उनको कोई मतलब नहीं फार्म लॉ यहाँ हो या वहां हो, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन ठीक है, अभी ये फार्मर्स जो है वो अड़ गए हैं कि भैया कुछ करो, और उन्हीं से बात करनी है, वही है मेन मुद्दे पे। पर मेरे को लगता है सरकार को भी ये सूट करता है कि ये इन फार्मर्स को इग्नोर करके ऐसा एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है हमारे खिलाफ, हम्म हम्म इसके ऊपर में ध्यान दिया जाए। तो अभी रेहाना या ग्रेटा थुनबर्ग ने कुछ बोला है तो अब हम उनको जवाब देंगे, अपनी खूब सारी पावर उनके खिलाफ लगाएंगे, तो लोगों को लगेगा कि अरे यहाँ मेन लड़ाई चल रही है।
जबकि मेन लड़ाई कहीं और चल रही है, और मेन लड़ाई जो चल रही है उससे उससे ऑब्वियसली आपका ध्यान जो है वो कोई दूर रखना चाहता है। और अब अगर ये लड़ाई हो कि भाई देश के दुश्मन देश के खिलाफ कुछ कर रहे हैं, तो ये थोड़ा शायद बीजेपी का स्ट्रांग विकेट भी है कि भाई हम तो देशभक्त लोग हैं और हम एकदम दूसरे लोगों को हरा देंगे। अपने किसान से कैसे लड़े? नहीं, जय जवान जय किसान के नारे के बाद में किसान से लड़ना बहुत मुश्किल है, या किसान को देशद्रोही करार दे जाना कोशिश की जा रही है, पर मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है हिंदुस्तान में। तो ये मुझे तो लगता है सौरभ कि ये दोनों लोगों को फायदा हो रहा था इस चीज का। नहीं, बहुत दिलचस्प बात है। मैं इस तरीके से देखता हूँ सौरभ, मेरे लिए इस वाकये से कुछ 5 लेसन मिले मुझे। एक लेसन तो यह है कि हर आंदोलन बाय डिफॉल्ट ग्लोबल है। ठीक है, आप ठीक। अब से आपको इमेजिन करना है हर आंदोलन बाय डिफॉल्ट ग्लोबल है, क्योंकि लोकल चीज कुछ नहीं होती अब। ठीक है, तो हाँ, क्योंकि नहीं मतलब इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। कहते हैं ना, इंटरनेट में सब कुछ एक चटका दूर है। हाँ, तो वो आप एक्चुअल में देख रहे हैं ना, मतलब आप हाँ, मान सकते हैं कि कोई कैलिफोर्निया में बैठा है, स्वीडन में बैठा है, उसको क्या लेना देना होगा बिल्कुल। यहाँ पे। पर वो रियलिटी है। आप कह सकते हैं अभी कि यहाँ भारत का प्रभुत्व है और क्या बोलते हैं उसको, कि इन लोगों का कोई लोकस स्टैंडर्ड नहीं है, पर वो सब बातें आप भूल जाइए। ये तो बाय डिफॉल्ट है, आगे हर बार ऐसी हाँ, नहीं और वाली है। और हिंदुस्तानी लोग भी तो कुछ ब्लैक लाइव्स मैटर हो, कहीं भी कुछ हो, हम भी तो हर जगह अपनी विशेष टिप्पणी देते हम भी है ना, कि हाँ, बाकी लोग ही देते हैं। हाँ, बिल्कुल। सबको देनी है टिप्पणी तो। तो यही मेरा दूसरा लेसन था कि हम लोग जो कॉन्सेप्ट बोलते हैं लोकस स्टैंडर्ड, मतलब आपका, जैसे अगर दो लोगों का झगड़ा हो रहा हो और अगर आप बीच में आ गए तो लोग बोलते हैं अबे तू कौन है, तू भाग जा। तो आप बोलते हैं, वो बोलते हैं कि आपका लोकस स्टैंडर्ड है नहीं इस जगह में, लीगल टर्म्स में, है ना। पर अब लोकस स्टैंडर्ड हर चीज का, हर इंसान किसी भी चीज में जब वो चीज प्रोटेस्ट हो रहा है हिस्सा ले सकते हैं किसी न किसी तरीके से ना। तो कह सकते हैं इंटरनेट की वजह से कोई भी वजह, कारण और कोई भी जो पहचान है वो आप अपना सकते हो। अभी वो लोगों ने पहचान ले ली कि हम लोग सरकार के विरुद्ध है, जो सरकार लोगों के खिलाफ है, आम इंसान के खिलाफ है। कल को आप और कोई पहचान ले सकते हो। तो ये एक बिल्कुल। दूसरी बात है। और डिजिटली बड़ा मुश्किल भी है। तुमको याद है सीएए के टाइम पे एक जर्मन स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट में पार्ट ले लिया था, तो हम्म, भारत सरकार ने उसको देश से निकाल दिया। हाँ, ठीक है, लेकिन अभी इनको इनको आप क्या कर लोगे? हाँ, बिल्कुल, हाँ, वही। तो ये दूसरी बात हो गई। तीसरा हो गया कि और ये थोड़ा इंटरेस्टिंग बात है, अक्सर सबसे जो ताकतवर लोग हैं जो ये टाइप का माहौल बना रहे हैं, उनकी हिस्सेदारी इस मैटर में जिस पर प्रोटेस्ट हो रहा है, उसमें उनकी हिस्सेदारी से उसका कोई नाता नहीं है। शायद उनकी हिस्सेदारी एकदम कम हो। जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, किसी के 1 करोड़ फॉलोअर्स हो सकते हैं, तो उनकी आवाज तो काफी है, माहौल बन सकता है उससे। सचिन तेंदुलकर भी उसके विरुद्ध ट्वीट कर रहे हैं, पर इन बिल्कुल। लोगों की इस मैटर में जो हिस्सेदारी है वो शायद एकदम कम हो, उससे कोई नाता नहीं है। हम्म, हम्म, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। और इसका काफी इसके नतीजे बहुत अलग हो सकते हैं ना, क्योंकि अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको उन लोगों को ध्यान में रखना है जिनकी हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। पर अगर ठीक। आप भटक जाए उनसे लड़ने के लिए जिनकी हिस्सेदारी कम है, तो उसके जो सोल्यूशन है वो भी अलग अलग निकल सकते हैं। ठीक। ठीक है, तो एक तीसरी बात ये हो गई। चौथी बात जो आपने भी कही कि जो राज्यतंत्र है इस टाइप के चीजों को रिस्पॉन्ड करके आरएनएस के पावर को और बढ़ा रहा है ना। तो आगे भी और ऐसे लोगों को, अब आज ये प्रोटेस्ट हुआ, 8 दिन बाद अखबारों में बिल्कुल इसकी बात नहीं रहेगी, और कोई प्रोटेस्ट होगा मतलब ट्विटर पर, तो उसमें भी लोग जुड़ जाएंगे किसी विश्व के किसी और हिस्से में। लेकिन इसमें जितने भी लोगों ने ये प्रोटेस्ट में आपस में थोड़ी, जिसको मैं कह रहा हूँ कि नूरा कुश्ती जो ट्विटर पे हुई है, जिसने भी पार्टिसिपेट किया, तो एक जॉयजीत जो हमारे एक एपिसोड में आ भी चुके हैं, उन्होंने इस पे फटाफट रिसर्च भी पब्लिश करी। सब लोगों के फॉलोअर बढ़े हैं, चाहे वो फॉर हो चाहे अगेंस्ट हो। ठीक है, रिहाना के खुद 100 से 101 मिलियन, मतलब 10 करोड़ थे, 10 करोड़ से 10 करोड़ 10 लाख हो गए। एक दिन में 10 लाख लोग और फॉलो करने लगे रिहाना को, और जिन्होंने अपोज किया उनको भी करने लगे। तो सब लोगों को मजा आता है इसमें, और ये मेरे को लगता है सब ये ऑनलाइन गेम समझ गए हैं।
आउटरीच का, कि हाँ। जितना ज्यादा जाके ऐसे हल्ला उल्ला करो तो आप एक तरह से अपनी थोड़ी सोशल स्टैंडिंग बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। और पांचवा लेसन जो है वो यही है कि राज्यतंत्र है वो तो सेमी परमानेंट है, जैसा हम लोग बात कर रहे थे। हम्म। तो अगर बात रही प्रोटेस्ट में ये आरएनएस के जरिए से राज्यतंत्र को उखाड़ने की या नया राज्यतंत्र स्थापित करने की, तो ये सब में बहुत इनफेक्टिव है ये सब हाँ ट्विटर हाँ प्रोटेस्ट। और हम लोगों ने देखा ये 2011 से काफी अरब स्प्रिंग में प्रोटेस्ट रहे वगैरह, पर स्थिति वापस वैसी की वैसी ही हो गई। क्यों ऐसा? क्योंकि स्टेट वही एक सेमी परमानेंट है और स्टेट के पास बहुत सारे उपकरण है ये लोगों में फूट डालने के लिए, बिल्कुल। या जैसा आपने कहा आप बोलेंगे कि ये तो भारत के प्रभुत्व की बात है, या नेशनल एंटी नेशनल की बात है, या फिर लोग अमेरिका से भारत में क्यों इंपीरियलिस्ट तरीके से वापस अपनी बात मनवा सकते हैं। तो ये सब चीजें स्टेट कर सकता है, और स्टेट के पास मशीनरी होती है प्रोपोगेंडा करने की। तो स्टेट उस तरीके से लोगों में वापस प्रोटेस्ट को रोक सकता है। लेकिन ये हो सकता है कि कुछ कुछ चीजें मनवाने में ये सब रेडिकली नेटवर्क सोसाइटी शायद पावरफुल है। जैसे कि हम लोगों ने जो गुज्जर प्रोटेस्ट देखे थे, उसमें भी रेडिकली नेटवर्क सोसाइटी इसका एंगल था, क्योंकि जो मोबिलाइजेशन था वहां पर बहुत सारा फेसबुक ग्रुप्स, तब फेसबुक ग्रुप से मोबिलाइजेशन हो रहा था, एसएमएस से मोबिलाइजेशन हो रहा था। और उसके बाद तो रिजर्वेशन हुआ ना कुछ स्टेट्स में, हम्म। तो हम्म। बात मन गई लोगों की। तो उस हम्म। तरीके से छोटे एम्स को प्राप्त करने में शायद ये रेडिकली नेटवर्क सोसाइटी अब स्टेट को चैलेंज कर रहे हैं। लेकिन अगर बात रही यहाँ स्टेट का पूरा तंत्र ही बदल देने की, तो उतनी पावरफुल तो नहीं है अभी तक। हाँ, और मुझे लगता है काफी लोग ऐसे डर भी रहे थे कि अरे ये लोग पता नहीं हिंदुस्तान, अरे मतलब यार ये एक पॉप सिंगर और एक टीनेजर हिंदुस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते भाई, मतलब थोड़ा सा जरा कंट्रोल। ठीक हम्म, है। हाँ। हम्म, तो वो मुझे लगता है कि आई मीन, और मेरे को लगता है उस चीज को बहुत बड़ी तूल दी गई, जैसा आपने बोला कि स्टेट भी ट्राई करेगी ना कि लोगों को बोलने के लिए कि भाई फूट डालने के लिए या जो भी, तो मेरे को लगता है हिंदुस्तान में एक काउंटर प्रोपोगंडा किया गया कि अरे बाप रे इन लोगों से हमें बड़ा खतरा है, ऐसा हम्म, टाइप से। तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट हमारे श्रोता जो हैं वो थोड़े समझदार रहें, और वो ये सब चीजों से जो है उनको उनको देख के पता चलना चाहिए कहानी के पीछे क्या कहानी चल रही है। बिल्कुल। और आपने इस बात पर ये इसी चीज से अंत करते हैं सौरभ, कि आपने भी लिखा था कि जो असली लड़ाई है वो तो चल ही रही है अभी। हाँ, असली असली लड़ाई दिल्ली बॉर्डर पर है। हम्म हम्म ठीक है। इसका कोई ताल्लुक नहीं है उस लड़ाई से। और हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। ठीक है सौरभ, तो ये रहा आज का ये हिस्सा जहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया पिछले हफ्ते में दो बड़ी दिलचस्प चीजें हुई थी। तो अब एक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और फिर आ जाते हैं हमारे केबीपी सेक्शन में, जिसमें हम लोग हमारे श्रोताओं के सवालों का जवाब देंगे। शुक्रिया। मतलब कुछ भी पूछिए और हम अब जवाब देते हैं। ठीक है सौरभ, तो फिर आज गए हम लोग वापस अपने केबीपी में, कुछ भी हम्म। पूछो सेक्शन में। तो दो सवाल लेते हैं हमारे लिसनर्स के और उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो एक सवाल था सौरभ, किसी ने इंस्टाग्राम पे पूछा था, अकाउंट का नाम बड़ा ही दिलचस्प है, डूफ बट अनकूल। तो उन्होंने अच्छा। पूछा था कि हिंदी साहित्य का प्रचार या स्कूलों में हिंदी कोर्स, इन दोनों में से क्या ज्यादा जरूरी है हिंदी के प्रचार के लिए? आपको क्या लगता है? हम्म। तो मुझे लगता है अभी मतलब सवाल में ये क्लैरिटी नहीं है, पर मेरे को लग रहा है कि उनका शायद पूछने का मतलब है कि हिंदी का प्रचार जो है उन लोगों में जो नॉर्मली हिंदी नहीं बोलते। हम्म तो एक तो पहली चीज समझने वाली है बाय द वे कि हिंदी बहुत अच्छा कर रही है हिंदुस्तान में। हम्म 50 करोड़ हिंदी स्पीकर हो गए। हम्म जो कि आज तक मतलब जो कि नंबर बढ़ता ही जा रहा है, पहले इतना बड़ा नंबर था नहीं। हम्म तो इसको इस सवाल को मैं इस तरह से लूंगा कि जो बाकी 80 करोड़ लोग हैं हिंदुस्तान के, हम्म और या फिर बाकी मैं बोलूंगा पूरी दुनिया के बिलियंस ऑफ लोग हैं, उनमें हिंदी कैसे हम्म बढ़ाई जाए। तो और मैंने, और इसमें मुझे लगता है इसमें हमारे यहाँ पे बहुत कुछ सीखने के लिए हमारे पास। हम
हमको शायद हिंदी एज ए फर्स्ट लैंग्वेज पढ़ानी अच्छी आती है। हम्म मुझे लगता है कि उसमें कोई खराबी नहीं है। खासकर अगर नॉर्थ इंडिया में किसी ने भी हिंदी पढ़ी है, जैसे मैंने पढ़ी है, और इनफैक्ट जो यूपी बोर्ड वगैरह में पढ़े हैं उन लोग तो और भी अच्छी हिंदी पढ़ते हैं, सीबीएसई वाले भी अच्छी पढ़ते हैं, जहाँ पे साहित्य के बहुत अच्छे अंश पढ़ाए जाते हैं हमको हिंदी की किताबों में। और हिंदी भी ये मेरे विचार में अच्छे से, मेरे को लगता है साहित्य, कोई भी भाषा तो वैसे साहित्य से ही बनती है ना, जितना साहित्य पढ़ेंगे आप उतनी आपको भाषा की समझ बढ़ेगी। लेकिन उस लेवल तक पहुंचने के लिए ये थोड़े प्रोफिशिएंट लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। पर जब जो थोड़े जिनको बोलना चाहिए कि हिंदी एज ए फॉरेन लैंग्वेज कैसे सिखाई जाए, और हमको शायद हिंदुस्तान में ये बोलने में हिचक होती है कि हिंदी इज ए फॉरेन लैंग्वेज। हाँ एक तमिल स्पीकिंग आदमी है या तेलुगु स्पीकिंग आदमी है या कन्नड़ा स्पीकिंग आदमी है, उसके लिए तो फॉरेन लैंग्वेज ही है ना। तो और हमको उस रियलिटी को देखना चाहिए और एज ए फॉरेन लैंग्वेज सिखाना चाहिए। और आप देखोगे कि जितनी भी बाकी फॉरेन लैंग्वेजेस हैं उनको सिखाने के तरीके कितने अच्छे हैं। तो आप देखोगे फ्रेंच के अगर आप फॉरेन लैंग्वेज कोर्स कर लो, या स्पेनिश का आप फॉरेन लैंग्वेज कोर्स कर लो, आप चाइनीज पढ़ ही रहे हो तो देख लो कि फॉरेन लैंग्वेज या जर्मन पढ़ रहे हो और आप हिंदी सीखने चले जाओ कहीं पे, ठीक है, वो हिंदी में जो है वो ऐसी ऐसी चीजें सिखाएंगे कि आपको जो है, आपको मतलब समझ में नहीं आएगा कि ये क्यों सिखाई जा रही है मेरे को चीजें, ठीक है, और आप उन चीजों से रिलेट नहीं कर पाओगे अपने आप को। तो ये एक मुझे लगता है एक बड़ी खामी है हिंदी सिखाने में, कि जो हमारा हिंदी का तरीका है सिखाने का, वो हम compete नहीं कर रहे। हम ये नहीं सोचते कि हमको स्पेनिश से, हम थोड़ी एक एंटाइटलमेंट है कि हिंदी तो तू सीखेगा ही ना, फिर हम थोड़ी एवं ही तरह से सिखा देते, है ना। तो एक उसको इंटरेस्टिंग बनाना है, और तो इसलिए मैं आई मीन सवाल पे वापस आएंगे तो मेरे ख्याल से कोर्स एक अच्छा तरीका है, लेकिन वो कोर्स जो है वो एक तो अपने रिस्पेक्ट होनी चाहिए आपके स्टूडेंट की, कि भाई उसके लिए वो फॉरेन लैंग्वेज है, तो उसको एज ए फॉरेन लैंग्वेज सिखाना है, और उसके इंटरेस्ट को देखते हुए सिखाना है कि हम कैसे सिखाएं कि उसको उस चीज में इंटरेस्ट आए। और हमारे पास बहुत एग्जांपल्स हैं कॉपी करने के लिए, मतलब जितनी भी फॉरेन लैंग्वेज कोर्स आप देखेंगे बहुत अच्छे होते हैं। फिर हम सोचते हैं कि बच्चे वो क्यों सीख रहे हैं, ये क्यों नहीं सीख रहे। बच्चे को तो कोई मतलब नहीं है, जो उसको कोई अच्छी चीज तरह से कोई भी चीज सिखाओगे तो वो सीखेगा। शायद इसमें थोड़ा कंट्रोवर्शियल चीज ये है सौरभ, कि जब फॉरेन लैंग्वेज कोई भी फॉरेन लैंग्वेज अगर आप पढ़ रहे हो तो वो स्टेट इंस्ट्रूमेंट से पढ़ाई जाती है। जैसे मैक्स म्यूलर इंस्टीट्यूट जर्मन पढ़ा रहा है तो वो तो गवर्नमेंट की एजेंसी है ना वहां पे, और या अलायंस फ्रांसेस, आई एम श्योर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ उसको, लेकिन वो पढ़ाते हैं फ्रेंच, या फिर कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट मैंड्रिन पढ़ा रहे हैं। तो बात यह है कि वो स्टेट प्रोपोगेट कर सकता है लैंग्वेज को, लेकिन अगर इंडियन गवर्नमेंट चलाए कोई एजेंसी जो पढ़ा रही है हिंदी इन दूसरे ही स्टेट में, शायद कर्नाटका में या फिर दूसरे जगह, वो तो कर ही रही है ना। लेकिन प्रणय, हम सीबीएसई स्कूल, तो सीबीएसई बोर्ड है, वो तो भारत सरकार का ही है ना। तो क्यों नहीं हम जो है स्कूल में जो कोर्स बनाते हैं वो, आई मीन अब तुम सेम स्कूल में देख लो, जो भी एक बैंगलोर का स्कूल एक फ्रेंच या जर्मन को एज ए फॉरेन लैंग्वेज ऑप्शन दे रहा होगा अपने स्टूडेंट्स को, और इंग्लिश मीडियम स्कूल में हिंदी एज ए फॉरेन लैंग्वेज ही पढ़ रहा है ना बच्चा। लेकिन उन दोनों में कितना आप फर्क देखोगे, क्योंकि एक हम में एक एक्सपेक्टेशन हमने बना के रखी हुई है कि भाई तुम्हारा काम है, तुम सीखोगे। हम ना थोड़ा ये फंडामेंटल ड्यूटी, आपकी ड्यूटी है हिंदी सीखना, ये देख, जबकि जो फ्रेंच सिखा रहा है आपको, वो चाहता है आप फ्रेंच सीखें, और आपको एज ए कस्टमर ट्रीट करता है कि भाई मैं आपको इतने अच्छे से सिखाऊंगा कि आपका मन करेगा सीखने का। बिल्कुल। तो मेरी बात थी अडल्ट लर्निंग की, क्योंकि ज्यादातर फॉरेन लैंग्वेज एडल्ट लर्निंग तो हमारे यहाँ पर है नहीं, क्योंकि हाँ, पर मुझे लगता है वो भी करना चाहिए मेरे हिसाब से कोई उसमें, और उसमें मुझे लगता है शायद केंद्र सरकार ना करे, और अगर यूपी सरकार करे तो कोई उसमें, या मध्य प्रदेश सरकार करे तो उसमें कोई आपत्ति नहीं करेगा ना। हाँ, वो कर सकते हैं, और वो तो चलता भी है। जैसे कर्नाटका स्कूल है, दिल्ली में एक कर्नाटका स्कूल है, तो वहां पर तो कन्नड़ा सिखाई जाती है। वैसे ही होता होगा अलग जगह पर। और मैं आपको बता सकता हूँ कि जैसे कन्नड़ा स्कूल में कन्नड़ा जो सिखाई जाएगी वो वैसे नहीं सिखाई जाएगी जैसे फ्रेंच सिखाई जाती। फिर से वहां पर जो है ना एक हमारे तरीके की कमी है, मुझे लगता है।
पर मुझे लगता है सौरभ इसमें स्टेट का आना ही प्रॉब्लम है। एक बार ऐसा? अगर, अच्छा, तुम खुद कन्फ्यूशियस स्कूल से जो है चाइनीज सीख रहे हो, फिर ऐसा क्यों बोल रहे हाँ तो मैं तो इसलिए सीख रहा हूँ क्योंकि मुझे सीखना है। तो और हो? हाँ, मेरे पास ठीक है। और कोई जरिया नहीं है। हाँ, लेकिन वैसे मैं जहां पर सीखने जाता हूँ वो एक प्राइवेटली रन स्कूल है, मैं सिर्फ एग्जाम देने अच्छा, जाता हूँ वहां पर क्योंकि ठीक है, सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। सर्टिफिकेशन हाँ, तो सर्टिफिकेशन। मैं, मेरा कोई चाइनीज स्टेट से नाता नहीं है सीखने में। ठीक है। यहाँ पर ही बैंगलोर में एक प्राइवेट कोचिंग सेंटर है जहां पर लोग सिखा रहे हैं। तो वैसे ही मुझे ठीक। लगता है मॉडल चाहिए हमें, और मुझे लगता है टेक्नोलॉजी यहाँ पे हमें मदद कर सकती है ना? क्यों? तो हम लोगों को किसी अमेरिकन को सिखाना है हिंदी, तो क्यों हमारे हम्म, पास अभी इतने जबरदस्त डुओलिंगो टाइप के ऐप नहीं है जिसमें हिंदी सिखाए? वो तो कर सकते हैं ना, और डुओलिंगो में हिंदी बिल्कुल अच्छी तरीके से सिखाएं तो लोग शायद सीख लेंगे। तो सीखेंगे। मुझे मुझे लगता है वहां पर हमें ध्यान केंद्रित करना है, और इसीलिए मुझे लगता है समाज का रोल ज्यादा है यहाँ पे। अगर हम लोग सोचते हम्म, रहे कि सरकार क्यों नहीं कर रही है, क्यों नहीं कर रही है, तो उसमें बहुत कंट्रोवर्सी भी है। भारत थोड़ा अलग टाइप का राष्ट्र है, तो उसमें कंट्रोवर्सी, और सरकार जो चीज करती है हमें पता है ना वो कैसे होता है। आप बोल हाँ, रहे हैं वो बात सरकार को ठीक है। चीज इंटरेस्टिंग बनाओ, मतलब थोड़ा हाँ। वो विपरीत शब्द हो गए, ये विलोमार्थ। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। आप क्यों ये ठीक चाहते हैं बात है। सरकार इंटरेस्टिंग करे? आप, हम लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो लोगों को लगता है अगर मार्केट है तो इंटरेस्टिंग हुँ, चीजें बना सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, हम्म, बहुत बहुत बढ़िया बात की प्रणय। ठीक है। तो ये एक सवाल है। अब हम लोग दूसरे, और एक बहुत ही दिलचस्प सवाल था सौरभ, प्रतीक का, इंस्टाग्राम पे उन्होंने पूछा था कि आखिर भारत में इतनी बेरोजगारी क्यों है? तो इस पे चर्चा करते हैं। हुँ, आपको क्या हुँ। लगता है सौरभ, आप तो एंटरप्रेन्योर है। हाँ, मतलब एंटरप्रेन्योर्स का तो हिंदुस्तान में उल्टा गम रहता है कि लोग नहीं मिलते काम करने को। ठीक है? हम्म। तो हिंदुस्तान में ऐसा एक बड़ा गैप रहता है, जो लोग काम करने के लिए लोग ढूंढ रहे हैं उनको लोग नहीं मिलते, और जो लोग काम ढूंढ रहे हैं उनको काम नहीं मिलता। हम्म। लेकिन एक और चीज है कि हिंदुस्तान में हर किसी को कोई ना कोई काम मिल सकता है। हम्म। तो और ये सारा हमें डेटा भी बताता है कि हिंदुस्तान में बेरोजगारी नहीं है, लेकिन जिसको कहना चाहिए बेकार की रोजगारी बहुत है। हम्म। और जिसको अंग्रेजी में अंडर एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, कि लोग ऐसा काम कर रहे हैं शायद जो कि उनकी क्षमता से कम है, हम्म। हम्म। उनमें क्षमता ज्यादा है। तो बहुत अच्छे जॉब्स की कमी है इंडिया में। एक तो अच्छे जॉब्स कम हैं, और कहीं कहीं पर जॉब्स जो हैं उनके लायक लोग नहीं हैं। दोनों हम्म। प्रॉब्लम्स हैं इंडिया में। तो बिल्कुल। ये एक मिसमैच है बहुत बड़ा। तो बेरोजगारी टेक्निकली, लेकिन हो सकता है उनका मतलब इसी चीज से हो, हम्म। क्योंकि सबको पता है कि कुछ ना कुछ तो आप कर ही सकते हैं। लेकिन जिसको टेक्निकली बेरोजगारी कहते हैं, वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। हिंदुस्तान का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये जो मिसमैच है, कि जो हमको जॉब्स के लिए जैसे लोग चाहिए वैसे लोग नहीं है, और जो लोग हैं उनके मैचिंग के कई बार उतने सारे जॉब्स नहीं है, या फिर उनको वैसे जॉब्स करने पड़ते हैं जो कि उनकी क्षमता से कम है। तो एकदम हाई एंड वाले जॉब्स कम है बहुत, और उसके लिए लोग भी बहुत कम है। और मिड लेवल पर तो बहुत कम जॉब हो गए हैं, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। हाँ बिल्कुल। तो बेरोजगारी अगर हम देखें, उसका, उसकी परिभाषा ये है कि आप कोई कार्य ढूंढना चाह रहे हैं, जॉब ढूंढना चाह रहे हैं, लेकिन आपको मिल रही नहीं है वो जॉब, तो तब होता है हम्म। अनएम्प्लॉयमेंट। और मुझे लगता है बेरोजगारी तभी हो सकती है जब सरकार कोई सपोर्ट दे रही हो आपको बेरोजगारी का। तो जैसे हम्म। अमीर देशों में, अमेरिका वगैरह में तो एक सोशल सिक्योरिटी या का कॉन्सेप्ट होता ही है। तो आपके पास अगर जॉब नहीं है तो आपको सरकार कुछ बेर मिनिमम देगी बिल्कुल। इनकम ना। तो स्वीडन वगैरह में तो तब अनएम्प्लॉयमेंट होता है ना, तो इंसान कहेगा यार ये काम करने से अच्छा तो मैं सरकार से सपोर्ट ले लूं। अब वो चीज भारत में है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा कि और भारत में इसलिए नहीं है क्योंकि सरकार के पास इतना पैसा नहीं है, सरकार के पास इतना पैसा नहीं है क्योंकि हमारी इकोनॉमी इतनी इनकम है बड़ी नहीं। नहीं, है ना। तो उसकी वजह से लोग क्या करते हैं, लोग कोई भी जॉब ले ही लेंगे। तो अगर अब स्ट्रिक्टली ये परिभाषा की ओर पे जाए तो बेरोजगारी नहीं है, लोग कुछ ना कुछ तो ढूंढ रहे हैं, है ना। और हाँ, अब आ जाते हैं कि क्यों बेकार की रोजगारी है। तो इसमें सौरभ एक बड़ी चीज तो कृषि क्षेत्र से ही आएगी ना, क्योंकि इतने
40% लोग से ज्यादा या 50% से कृषि से ही लोग जुड़े हुए हैं। कृषि से जुड़े हुए हैं। तो उसमें एक ये भी बात है कि बहुत ज्यादा लोग बहुत एक ऐसे एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं जिसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। 50% लोग हैं और और उसका भी थोड़ा सत्रह जॉब से, प्रतिशत और उसका जीडीपी भी है। एक जॉब से रिलेशन है ना, कि हम्म, मान लो आपको जॉब नहीं है तो आप अपने खेत में तो लग ही सकते हो, हम्म, लेकिन उसका कारण तो लेकिन प्रणय यही है ना कि जॉब नहीं है। कि हम्म, अगर जॉब होगा तो वो आदमी निकलेगा ना। तो हम्म, अगर लेकिन जॉब नहीं है तो लगता है कि तो ऐसा एक लगता है कभी कभी कि हमारे यहाँ बेरोजगारी नहीं है, क्योंकि काम तो आदमी कर ही रहा है, हम्म, लेकिन वो काम मजबूरी में कर रहा है वहां पे ना, कि हम्म, शायद वो खेत में तो 4 लोगों की जरूरत थी, लेकिन वहां 10 लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि ठीक है लोग हैं तो काम कर रहे हैं कुछ ना कुछ। हम्म, या एटलीस्ट परिवार वाले तो अपने खेत में काम कर ही लेते हैं, फिर आप सबको काउंट कर लोगे कि भैया ये तुम खेत में काम कर रहे हैं, पर वहां पे इतनी जरूरत नहीं है। अगर उन परिवारजनों को जॉब मिल जाएगा कहीं अच्छा तो वो छोड़ के चले जाएंगे, और शायद किसी और दहाड़ी मजदूर को हायर कर लेंगे अपने यहाँ काम करने के लिए। तो हम्म। एक ओवरऑल मैं बोलूंगा जॉब्स कम है, पर सब लोग कुछ ना कुछ काम कर लेते हैं, ऐसा सिचुएशन है इंडिया में। और सबसे बड़ा हिस्सा एम्प्लॉयबल एज में उन लोगों का है जो 1% एंटरप्रेन्योर्स हैं, है ना। तो वो लोग हम्म। ऐसे किसी कंपनी या सरकार में ऑफिशियली एम्प्लॉयड नहीं है, लेकिन हाँ, अपना सेल्फ धंधा एम्प्लॉयड है, चलाते हैं। हाँ। हाँ, तो हाँ, सेल्फ वही एम्प्लॉयड जो जिसको बोलते हैं। समोसे वाली बात कही थी ना पार्लियामेंट में, वही वाली बात है बिल्कुल भी। बिल्कुल। तो हाँ हाँ, वो वो भी, चीज है। और वो भी मैं बोलूंगा कि थोड़ी एक मजबूरी वाली चीज है, मतलब शायद वो उनमें से काफी लोग चाहेंगे कि अगर उनको अच्छा जॉब मिले तो वो करें, हम्म, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा है तो आप कुछ तो करेंगे ही, फिर आप उनको बोलेंगे कि वो, तो मुझे लगता है इसको काउंट तो ऐसे ही करना चाहिए प्रणय, कि ये प्रॉब्लम तो बेरोजगारी की है, वो हम्म, दिखती नहीं है। हम्म, हम्म। हाँ, तो है इसका ना, क्या क्योंकि हल हो हमने सकता उसका है? डिफाइन ऐसे किया है कि, तो इसका यही है कि आई मीन जॉब्स कैसे बनते हैं इकोनॉमी में, क्योंकि आप नए उद्योग बना सकें, हम्म, जिसको हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बोलते हैं। कि अगर, मुझे लगता है हिंदुस्तान में तो काफी हमारी कुछ चीजों में सरकार को हटने की जरूरत है और कुछ चीजों में सरकार की जरूरत भी है। हम्म, तो किन चीजों में सरकार की जरूरत होती है, तो और ये एकदम एक बेसिक चीज से आता है कि पैसा कैसे बनता है। हम्म, पैसा बनेगा तो अपने आप रोजगार आएगा। हम्म, तो मुझे लगता है, आई मीन लंबा डिस्कशन अगर कट करें तो 2-3 चीज चाहिए होती है। कि एक तो ये जो इतने सारे रोड़े हैं वो हटाओ, काम हम्म, करना आसान होना चाहिए, है हम्म, ना। काम स्पेशली छोटा काम, जितने इतने सारे रोड़े हैं वो छोटे आदमी के ऊपर और भारी पड़ते हैं। हम्म, बड़े बिजनेस तो अकाउंटेंट हायर कर लेंगे, ये कर लेंगे, जैसा आपने बोला। हमको चाहिए कि जो हमारे छोटे बिजनेस हैं वो बड़े कैसे हों। हम्म, जो आदमी समोसा लगा रहा है उसकी समोसे की चेन कैसे बन जाए कल, है हम्म, ना। तो वो हमारे यहाँ बहुत कम होता है, कि हमारी जो छोटी फर्म है वो छोटी ही रह जाती है, बड़ी नहीं हो पाती है इतने सारे रोडों की वजह से। दूसरी जो चीज है, जो क्रेडिट का प्रॉब्लम है इंडिया में बहुत बड़ा, हम्म, और उसमें सरकार का बहुत रोल रहता है, क्योंकि फाइनेंशियल सिस्टम के लिए आपको जो स्टेबिलिटी चाहिए, आपको एक भरोसा चाहिए कि आप किसी को पैसा दें तो उनसे वसूली कर सकें। हम्म, इसके लिए आपको चाहिए कि आपके कोर्ट्स काम करें, हम्म, डिस्प्यूट्स हो, अगर बिजनेसेस में ही आपस में अगर एक दूसरे के साथ जालसाजी हो, डिस्प्यूट्स हो, तो आपका लीगल सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम, इनमें सरकार को ज्यादा काम करने की जरूरत है, और लोगों को धंधा करने से रोकने में कम काम करे तो अच्छा है। ठीक है। हम्म, तो ऐसा नहीं है कि सरकार हर चीज कम ही करे, कुछ चीजें हैं जो सरकार को जो करनी चाहिए वो नहीं करती है, और जहां नहीं करनी चाहिए वहां ये साइन लेकर आओ, वो साइन लेकर आओ, तुमको कमाने की क्या जरूरत है, मतलब 50 झंझट करेगी। हम्म, तो ये आई थिंक 2-3 चीज अगर करी जाए, और फिर अपने लोग, बाकी लोग अपने आप देख लेंगे। हम्म, हम्म, तो कोर्ट्स अच्छे हो, फाइनेंशियल सिस्टम अच्छा हो, और बिजनेस करने में आसानी हो, बस और कुछ नहीं चाहिए लोगों को, फिर अपने आप सब बेरोजगार, हिंदुस्तान जैसी कंट्री में तो बेरोजगारी होनी नहीं चाहिए, मतलब हमारे पास बहुत स्कोप है अभी काम करने का। हम्म। और कभी कभी हम लोग सिर्फ भारत में ही देखते हैं तो सॉल्यूशंस नहीं मिलते हैं, लेकिन आप देखिए बांग्लादेश में भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक्सपोर्ट के लिए काफी अच्छे से कर रही है। वियतनाम में हम्म। भी एक्सपोर्ट के लिए काफी जद्दोजहद चल रही है, तो उस वजह से एम्प्लॉयमेंट हो रहा है। चाइना ने खुद अब मैं तुमको टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एक बहुत एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि हाल में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अपना प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। अच्छा। तो मेरे को उनके बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज समझ में आई। क्या चीज समझ में आई, तो हमारा ऑटोमेशन का प्रोडक्ट है, तो हम्म, ऑब्वियसली हम ऑटोनोमस व्हीकल बनाते हैं ना, तो हम बना रहे थे कि भाई फैक्ट्री में जो है माल अपने आप से चला जाए इधर से उधर। हम्म, तो आप तो एक तरह से तो तुम सोचोगे कि अरे इससे तो
कम हो सकती है रोजगारी पर। वहां पे मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज समझ में आई। हिंदुस्तान में सारी गारमेंट फैक्ट्री एक शिफ्ट चलती है। अच्छा, क्यों? हाँ, सोचो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ हाँ, ठीक है, वो 16 घंटे खाली पड़ा रहता है, सिर्फ 8 घंटे चलता है। ये क्या बात हुई? सरकारी है। क्योंकि हम्म महिलाएं काम करती हैं ज्यादातर। और उस पे और और वो किसी को भरोसा नहीं है हमारी लॉ एंड ऑर्डर का और सोशल सिस्टम का, कि औरतें रात को देर से काम पे आ सकें और घर टाइम पे सुरक्षित जा सकें। हम्म वियतनाम में कोई भी फैक्ट्री 2 शिफ्ट से कम नहीं चलती है। हम्म हम्म तो अब यही देख लो कि सरकार का कितना बड़ा रोल है। आप अपनी, और अब एक ही फैक्ट्री से आप सिर्फ 1 शिफ्ट का काम निकालोगे और वियतनामी लोग 2 शिफ्ट का काम निकालेंगे, तो कौन ज्यादा सस्ते में दाम चीजें बेचेगा? हम्म, बिल्कुल। फिर आप बोलोगे भाई हमारे यहाँ की गारमेंट फैक्ट्री compete नहीं कर रही उन लोगों से। हाँ, वही सौरभ, तो मुझे लगता है जैसे कई बार सरकार का जो सॉल्यूशन होता है इन सब चीजों का, वो ये होता है इंसेंटिव दे दो लोगों को और पैसा दे दो कि हम लोग, और उनके से टैक्स कम खरीद लो। लेकिन ये सब ना एकदम छोटे सॉल्यूशंस है, इनसे बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर हम लोगों का लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम ठीक नहीं होगा, पुलिसिंग ठीक नहीं हाँ, होगी, तो ये सब सॉल्यूशन सिर्फ बैंडेड की तरह काम करेंगे। बिल्कुल। लोग आप अच्छी पैसा सिटी कमा के बनाओ निकल जहाँ पे जाएंगे। लोग, हाँ, आप ऐसी सिटी बनाओ जहाँ लोग सेफ फील करें। हम्म और खासकर आप सिर्फ बड़ी सिटी में ऐसा नहीं कर सकते। जैसे बॉम्बे सिटी में तो लोग दिन रात काम करते हैं, लेकिन अब बॉम्बे में टेक्सटाइल का काम नहीं होता क्योंकि वो सिटी बहुत महंगी हो गई है। हम्म तो दोनों चीजें चाहिए कि छोटे शहर जहां पे ये सब फैक्ट्रीज हैं, वहां पे लोग ये करने की कॉन्फिडेंस रखें, हम्म ताकि चीज सस्ती भी हो और उस पे उनको लेकिन भरोसा भी हो। तो ये काफी थोड़े थोड़े डीप इश्यूज हैं, और मेरे को लगता है काफी इसमें सरकार का निकम्मापन जो है उसका काफी हिस्सा है हमारी हम्म, गरीबी में। बिल्कुल। तो हाँ, बड़ी अर्थव्यवस्था होगी तो उसमें और एम्प्लॉयमेंट भी होगी। लेकिन एक ये बात भी है सौरभ, पिछले कुछ सालों में एक जॉबलेस ग्रोथ का भी कॉन्सेप्ट हुआ है कि जहां पर जिन सालों में ग्रोथ हुई भी है, वहां पे जो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी है, मतलब हर एक रुपए एक्स्ट्रा कमाने की वजह से आपने कितने लोगों को एम्प्लॉय किया, वो बहुत कम हुआ है पिछले कुछ सालों में। तो जब ग्रोथ हुई है तब एम्प्लॉयमेंट भी कम हुआ है, और वो भी एक थोड़ी चिंताजनक बात है। और वो शायद जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वो होगा, ऐसा नहीं है कि, लेकिन वहां पे भी हम्म अगर फिर से मैं बोलूंगा कि पॉलिसी का काफी बड़ा हाथ है। क्योंकि हम ऐसी अगर पॉलिसीज बनाएंगे जिसमें ज्यादा लोगों को हायर करना मुश्किल है, तो लोग अपने आप ऐसी चीजें करेंगे जिसमें कम लोगों के साथ आप ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। हम्म जबकि अगर आपकी पॉलिसीज एनकरेज कर सकती हैं ऐसी चीजों को, जैसे हम टेक्सटाइल की चीज टाइप की चीज को क्यों नहीं और एनकरेज कर सकते हैं, अभी हम्म भी कर सकते हैं। जैसे आप देखोगे, मैं एक और स्टार्टअप के साथ बात कर रहा था जो हैंडीक्राफ्ट में काम करती है। हम्म अभी हैंडीक्राफ्ट में इतनी ज्यादा हमारे हमारे देश में हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन वहां सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है कि ये नहीं पता चलता कि जालसाजी कितनी है। तो हैंडीक्राफ्ट सही में हाथ से बना है कि पावर लूम से बन गया, ये हाँ आप देख नहीं सकते। हाँ ठीक है। तो अब ये जो ट्रस्ट वाली चीजें हैं, इनमें काफी हाथ हो सकता है सरकार का एनकरेज करने के लिए। आप, और सरकार कोशिश भी करती है, लेकिन जैसा आपने खुद ही बोला, मेरे को सरकार से शायद ज्यादा उम्मीद रहती है। मतलब हमारी सरकार, अगर सरकार निकम्मी है तो फिर उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? तो वो करने भी जाते हैं, वो क्राफ्ट मार्क वगैरह बड़ी सारी चीजें उन्होंने बनाई है, लेकिन वो सारी चीजें ऐसे इतनी बढ़िया क्वालिटी से करती है कि इसके क्या क्या बोले। बिल्कुल। ठीक है, तो हम्म, इसी बात पर ये पुलियाबाजी बाय टू बंद करते हैं। और बिल्कुल। आपको भी हमारे और सवाल अगर आपके पास हो तो प्लीज भेजिए हमें हमारे KBP कुछ भी पूछो सेक्शन के लिए। तो हम लोग हर एपिसोड में 2 या 3 सवाल पर चर्चा तो जरूर करेंगे। थैंक यू। शुक्रिया।